नमस्कार, देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। चुनावी राजनीति में चेहरे का बड़ा महत्व होता है। वही चेहरा चुनाव में जीत दिलाता है तो प्रशंसा पा जाता है, और हार जाए तो अपने हिस्से की आलोचनाएं लाता है। इसीलिए चेहरों को लेकर हमेशा ही सोच समझकर चालें चली जाती हैं। इस बार भी यूपी चुनाव की सुगबुगाहट के साथ सवाल उठने लगा है कि यूपी में बीजेपी का चेहरा कौन होगा। सीएम योगी के नाम पर बीजेपी चुनाव में उतरेगी, या पीएम मोदी के नाम पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा, या फिर केशव प्रसाद मौर्य की ताकत का अंदाजा लगाया जाएगा। चेहरों की सियासत गहराती जा रही है। हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा है कि चेहरा क्या देखते हो। राज्य के अंदर एक योग्य मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री, कर्मठ मुख्यमंत्री, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाला मुख्यमंत्री है। कौन होगा, किनके चेहरे पे लड़ा जाएगा, बदलाव नहीं बदलाव, यह मेरा विषय नहीं है। चेहरा, चुनावी राजनीति में चेहरे का बड़ा रोल होता है। कई बार लड़ता कोई और है, चेहरा कोई और होता है। कोई चेहरा जो कई बार पलक झपकते युद्ध के नियम बदल देता है, युद्ध की चाल बदल देता है, जवाब बदल देता है, सवाल बदल देता है। चेहरा सियासत की वो धुरी जिसके इर्द गिर्द रचे जाते हैं जीत हार के सारे समीकरण। चेहरा जो कभी सत्ता का केंद्र हो जाता है और वही साम दाम दंड भेद वाली राजनीति को साध कर चलता है। चेहरा राजनीति की वो तस्वीर जो रचता है पार्टी का इतिहास, सजाता है वर्तमान और तय करता है भविष्य। और अब इसी चेहरे को लेकर यूपी के सियासी रण में सारे चक्रव्यूह रचे जा रहे हैं। और इस सियासी सिक्के के एक तरफ है योगी आदित्यनाथ, दूसरी ओर है नरेंद्र मोदी। इनमें से किसके चेहरे पर बीजेपी यूपी का चुनाव लड़ेगी, फिलहाल ये कोई कहने को तैयार नहीं। अलबत्ता केशव प्रसाद मौर्य सीधे सीधे तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन निगाहें बोलती हैं बेतहाशा। बिन बोले सब बोल गए वो, बंद पड़े पटखोल गए वो। भारतीय जनता पार्टी का मैंने बताया कि एक नेतृत्व है, और जो मेरा जिस सवाल का जवाब मेरे, वो अभी मुख्यमंत्री है, मैं उप मुख्यमंत्री हूं, तो इस सवाल का जवाब तो राष्ट्रीय नेतृत्व देता है। यह सवाल का जवाब उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में नहीं देता। लेकिन वो नेचुरल फेस नहीं होंगे पार्टी का। मैंने कहा कि जिस सवाल का जवाब पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व दे सकता है, उस सवाल का जवाब प्रदेश का कोई नेता नहीं दे सकता है। ऐसी भी क्या मजबूरी है कि सीएम योगी का नाम लेने से दूरी है। खुलकर डिप्टी सीएम कह ही नहीं पा रहे हैं, मगर दबे जुबान में कहते हैं कि इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। 13 जून को भी योगी के नाम पर ऐसा ही बोलकर निकल गए थे। देखिए, चेहरा कौन होगा, किनके चेहरे पे लड़ा जाएगा, बदलाव नहीं बदलाव, यह मेरा विषय नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना कि कांग्रेस की तरह, समाजवादी पार्टी की तरह, बहुजन समाज पार्टी की तरह कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। इसमें पार्टी नेतृत्व है, मार्गदर्शक हैं, लोग बैठे हुए हैं, जो उचित अनुचित जो उनको ध्यान में आएगा उसके हिसाब से वो निर्णय लेते हैं। अच्छा, और सुनिए, बीते दिनों आरएसएस और बीजेपी के मंथन के बाद जो बात सामने आई थी, उसमें सबसे अहम था योगी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश का चुनाव। प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेताओं ने भी स्वीकार किया कि यूपी में योगी हैं तो जीत मुमकिन है। राज्य के अंदर एक योग्य मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री, कर्मठ मुख्यमंत्री, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाला मुख्यमंत्री है, और गरीबों की सेवा करने वाले आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी गांव-गांव गरीबों तक विकास कर रहे हैं। तो विकास के आधार पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, और ये लोगों के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य के मन में चल क्या रहा है। क्या यूपी बीजेपी में सबसे बड़े ओबीसी चेहरे के रूप में वो अपना कद और बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि गैर यादव ओबीसी को बीजेपी के पाले में लाने का काम केशव प्रसाद मौर्य ने तब किया जब उन्हें यूपी में बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। 2014 का चुनाव हो, 2017 का विधानसभा चुनाव हो, या 2019 का लोकसभा का चुनाव हो, तीनों चुनावों में केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी आला कमान के भरोसे पर खरे उतरे। चुनावी चेहरे को लेकर बीजेपी के अंदर से उठ रही आवाजों पर विपक्ष की भी नजर है, और विरोधी इसे लेकर बीजेपी पर तंज कस रहे हैं। तो ये जो पंचायत के चुनाव हुए हैं,
ये सही है कि पंचायत के चुनाव हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का मन पता लग गया है। इसीलिए आपने देखा होगा दिल्ली से लखनऊ तक मीटिंगें होती रहीं। मुख्यमंत्री जी खुद अपनी परेशानी में हैं, सरकार परेशानी में है। कभी दिल्ली वाले लखनऊ चक्कर लगा रहे हैं, कभी लखनऊ वाले दिल्ली में चक्कर लगा रहे हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि बीजेपी चुनाव के वक्त तक चेहरे को लेकर गफलत यूं ही बनाए रख सकती है, क्योंकि ऐसी सूरत में हर वर्ग के वोटर को साधना आसान होगा। संभव ये भी है कि पार्टी में अगर किसी तरह की खींचतान बढ़ी तो बीजेपी मोदी के चेहरे को ही केंद्र में रख सकती है, क्योंकि 2017 में यूपी का विधानसभा चुनाव भी मोदी के चेहरे पर ही लड़ा गया था, लेकिन खुद केशव इस दावे से इनकार कर रहे हैं। अखबारों में मैं पढ़ रहा हूं कि सुनने में आ रहा है कि उनको प्रचार करने नहीं दिया जाएगा। किनको? प्रधानमंत्री जी को कहा है कि उनके नाम से चुनाव नहीं लड़े जाएंगे। अखबारों में पढ़ने को मौका मिल रहा है। तो किसके नाम से लड़ा जाएगा? लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश ने हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को देखा है और बाबा मुख्यमंत्री जी ने केवल समय काटा है। उत्तर प्रदेश में 4.5 साल केवल समय काटा है। आखिरकार कौन सा बड़ा काम किया है? मोदी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनना है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो मोदी जी तो पूरे देश के नेता हैं। जब भी कहीं चुनाव होता है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है, उस लोकप्रियता के दृष्टि से पार्टी अलग अलग प्रदेशों में उनके प्रचार की दृष्टि से कार्यक्रम करती है, उसका लाभ पार्टी को मिलता है। एक बार फिर मोदी के नाम से यूपी में बीजेपी उतरेगी। भारतीय जनता पार्टी का इस समय पूरा जो एक सामूहिक बहुत बड़ा बल है, उस बल के सहारे उतरेंगे और माननीय हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व निर्देश देगा उसके हिसाब से काम करेंगे। बंगाल चुनाव में हार के बाद बीजेपी यूपी की जीत के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और ऐसे में आखिरी वक्त पर उसी चेहरे पर दांव लगाया जाएगा जिसका नाम जीत की गारंटी हो, वरना मोदी को ही केंद्र में रखकर चुनावी अभियान का पूरा खाका अगर खींचा जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। चेहरे कितने महत्वपूर्ण होते हैं उसका अंदाजा इस बात से भी लगाइए कि जिस चेहरे के दम पर बीएसपी के नेताओं ने चुनाव जीता और विधायक बने, उसी चेहरे से उनकी दूरी हो गई है। बीएसपी से निकाले गए विधायकों ने नया चेहरा चुनने की कवायद शुरू कर दी है और इसी कड़ी में बीएसपी विधायक आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मिलने के लिए पहुंचे। माना यही जा रहा है कि बीएसपी के विधायक या तो अपना खुद का दल बनाएंगे या नया चेहरा चुनकर समाजवादी पार्टी के खेमे में चले जाएंगे। कहा ना, चेहरा क्या देखते हो। शुरू हो गया है उत्तर प्रदेश का चुनावी खेल। शुरू हो गई है बिसाते बिछाने की कवायदें, शुरू हो गई है चालें, शुरू हो गई है मोहरों की महाभारत। पहली चाल चली है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। ये चाल कितनी कमाल करेगी और किसे निढाल करेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन आज जब अखिलेश यादव से मिलने के लिए बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित किए गए 9 विधायक उनसे मिलने पहुंचे तो यूपी में चुनावी राजनीति चरमराने लगी। अखिलेश यादव ने सीधे लफ्जों में कहा कि जो भी पार्टी से जुड़ना चाहेगा उसका स्वागत है। कई विधायक हैं जो समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता संपर्क में भी हैं, लोग उनसे मिलने भी रहे। इसी सिलसिले में जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, आने वाले समय में चाहते हैं कि पार्टी में शामिल हो, चुनाव लड़ें। ये एक लिस्ट है जिस लिस्ट में 6 लोगों के नाम दिए हैं। क्या ये लोग शामिल हो गए हैं और इसके अलावा इनके साथ और भी लोगों के आने की उम्मीद है? ये शामिल होंगे कुछ समय बाद। जिन विधायकों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की उनमें मुख्य तौर पर भिनगा से विधायक असलम रायनी, ढोलाना से विधायक असलम अली चौधरी, प्रतापपुर से विधायक मुस्तफा सिद्दीकी, हंडिया के विधायक हाकिम लाल बिंद, सिधौली के विधायक हरगोविंद भार्गव, मुंगरा से विधायक सुषमा पटेल, सगली की विधायक वंदना सिंह, सादाबाद के विधायक रामवीर उपाध्याय और उन्नाव के विधायक अनिल सिंह शामिल हैं। विधायकों के अखिलेश से मिलने के बाद जब बीएसपी से निष्कासित किए गए विधायक बाहर आए तो उनके सुर में बीएसपी के लिए ज्वार भाटा उमड़ रहा था। विधायकों ने साफ कहा कि 9 विधायक अखिलेश से मिले हैं, लेकिन 3 विधायक और हैं जो उनके साथ हैं। पूरी कोशिश है कि 12 विधायक मिलकर एक नया दल खड़ा करेंगे। नियमानुसार आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी के निष्कासित विधायकों की संख्या 11 है और एक विधायक यदि आप मेरा हो जाता है
तो हम लोग एक दल बनाने का प्रयास करेंगे जिससे कि हम लोगों की सदस्यता बरकरार रहे। और भी लोग हैं जो आपके साथ आने के लिए तैयार है पार्टी से? जिसको अपनी सदस्यता बचानी है वो हमारे साथ में रहेगा और जिसको अपनी सदस्यता गंवानी है वो हमारे साथ में नहीं रहेगा। तो क्या असलम रायनी बागी विधायकों के साथ मिलकर पहले दल बनाएंगे, फिर अखिलेश यादव के गठबंधन में शामिल हो जाएंगे? ये सवाल उठा तो दूसरा सवाल भी साथ के साथ उठा कि क्या बागी विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे? हमको जो सम्मान देगा, जिस पार्टी से हमको सम्मान 12 विधायक को मिलेगा, हम उसके साथ में रहेंगे। अभी हम लोगों ने किसी पार्टी की सदस्यता नहीं लिया। मतलब रास्ते खुले हैं, लेकिन बीएसपी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब उनके 12 विधायक विद्रोही हैं। जाहिर सी बात है कि बीएसपी के सामने संकट बड़ा है और मुंह बाए खड़ा है। शायद यही वजह है कि बीएसपी को काट मार गया है। बीएसपी की ओर से फिलहाल खामोशी के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। लेकिन इतना जरूर है कि जैसे जैसे समय की रफ्तार बढ़ रही है, वैसे वैसे यूपी की राजनीतिक जमीन सुलग रही है। इसमें कौन बचेगा, कौन जलेगा, देखने वाली बात होगी। दिल्ली से आनंद पटेल के साथ अभिषेक मिश्रा और कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। वैसे चुनावी राजनीति का चक्र अक्सर बड़े चेहरों के इर्द गिर्द घूमता है, मगर इस बार यूपी में चुनावी चालें छोटे चेहरों का भी चक्कर लगाएंगी। बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने बकायदा इसकी शुरुआत कर दी है। दोनों दलों ने तय किया है कि वो सूबे के छोटे दलों से दिल मिलाएंगे, उन्हें अपने साथ लाएंगे और छोटे दलों के सहारे ही यूपी में सरकार बनाएंगे। यानी जिसका दल छोटा उसका भी बड़ा नाम है। जिसका दल छोटा उसका भी बड़ा नाम है, क्योंकि बड़े दल वाले इस समय छोटे दल वालों से दिल मिलाने के लिए लालायित हैं, उत्साहित हैं। उन्हें मालूम है कि बूंद बूंद से सागर भरता है। कौन जाने इस बार सत्ता का सागर बूंद बूंद भरने से ही मिल जाए। अखिलेश यादव को सुनिए। समाजवादी पार्टी किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन करने नहीं जा रही है। समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं की राय यह है कि छोटे दलों को शामिल कर लिया जाए। समाजवादी पार्टी आने वाले समय के चुनाव में जो होने जा रहे हैं, छोटे दलों से गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी। कौन? समाजवादी पार्टी का गठबंधन पहले से जैन जी के साथ है, आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ है। इसी तरह महान दल के साथ समाजवादी पार्टी है। एक चौहान समाज का एक दल है, संजय चौहान उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। तो इसी तरह छोटे दलों को शामिल करने का काम समाजवादी पार्टी लगातार करती रहेगी। समाजवादी पार्टी ने पहले ही जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन कर रखा है। अपना दल के दूसरे वाले हिस्से को भी वो शामिल करना चाहेंगे। और तो और अब उन्हें अपने चाचा शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन करने में गुरेज नहीं है। समाजवादी पार्टी और उनकी एक सीट है जसवंत नगर, उनको समाजवादी पार्टी ने उस सीट पर कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। और अगर उनके साथ कोई है जो राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से कहीं लड़ सकता है, तो समाजवादी पार्टी विचार करेगी। और इसीलिए मैंने कहा कि जितने भी छोटे दल हैं उनको साथ लेकर के समाजवादी पार्टी चलेगी। चाचा को साध कर भतीजा सत्ता के सिंहासन पर बैठने के सपने बुन रहा है, लेकिन अखिलेश की नजर और भी कई दलों पर है, जिनमें एक है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। इस पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर पहले बीजेपी में थे, अब बीजेपी से खार खाए हुए हैं कि कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन बीजेपी को अपने साथ नहीं लाएंगे। देखिए, बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे, एकदम साफ साफ बात। देखिए, भागीदारी संकल्प मोर्चा का जो विचार है, जो सोच है, इस मोर्चे के साथ अगर सपा आना चाहे, बसपा आना चाहे, कांग्रेस आना चाहे, इन तीनों के लिए हम विचार कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी के लिए यहाँ एकदम दरवाजा सीट की नहीं चढ़ा के लाख कर देंगे ना, इनसे हमारी कोई बात नहीं।
बस इसी खीज को भुनाने में लगे हैं अखिलेश यादव, क्योंकि अखिलेश चाहते हैं कि अगले कुछ महीनों में सत्ता तक पहुंचने वाले सारे कील कांटे दुरुस्त कर लिए जाएं। लेकिन अकेले अखिलेश ही नहीं, बीजेपी भी यूपी में छोटे छोटे दलों को साधने में लगी है। उसको यूं समझिए कि चंद रोज पहले ही अपना दल की मुखिया अनुप्रिया पटेल ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। अनुप्रिया पटेल के अलावा निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी मोदी और अमित शाह से मिले थे। मसला इतना ही नहीं है, गलियारों में चर्चा खास है कि इन्हें मोदी की कैबिनेट में जगह भी मिल सकती है। मतलब ये कि यूपी में छोटे दलों का सहारा बीजेपी को भी सशक्त कर सकता है और उसी की ये सारी कवायदे हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि पिछड़ा वर्ग पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ था और आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और 2022 के चुनाव में, 2024 के चुनाव में, आने वाले जो आगामी चुनाव उनमें भी भाजपा के साथ रहे। बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने चुनावी मैदान में अपना मोर्चा संभाल लिया है, मगर कांग्रेस वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है। हर राजनीतिक दल को अधिकार है कि वो अपनी रणनीति बनाए जो उसके लिए फायदेमंद हो। उस तरह बोले तो अखिलेश जी वो बोल रहे हैं जो उनकी पार्टी को सूट कर रहा होगा, वो पार्टी के लिए उचित है। कांग्रेस पार्टी भी अकेले चुनाव के मैदान में जा रही, अब बीएसपी क्या करेगी उसका तो उनको तय करना है। तो हर राजनीतिक दल को अधिकार है अपनी रणनीति बनाने का। कौन किससे गठबंधन करेगा और कौन किससे दूरी बनाएगा, चंद रोज में मालूम चल जाएगा, क्योंकि यूपी में लहराने लगे हैं चुनावी मुद्दे, गहराने लगी हैं सियासी चालें। दिल्ली से आनंद पटेल के साथ अभिषेक मिश्रा और कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। जिन चेहरों को देखकर कल तक कोई अपनी सियासत का सार गढ़ता रहा हो, अगर वही चेहरा अपनी ही पार्टी में तख्ता पलट कर दे तो तकलीफ होना लाजिमी है। चिराग पासवान को भी अपने ही साथ रहने वाले चेहरे के विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। अपनी ही पार्टी एलजेपी में चिराग पासवान अकेले पड़ गए हैं। कल चिराग से संसदीय दल के नेता का पद छिना तो आज उन्हें अध्यक्ष पद भी गंवाना पड़ गया। धोखा दिया है हमारे माननीय नेता चिराग पासवान जी को। पशुपति के बेटा समान चिराग पासवान, उन पर पीठ में खंजर और कटप्पा या विभीषण भरने का काम किया है। असली पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी माननीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में। चिराग पासवान के खिलाफ बगावत की जो चिंगारी पार्टी के भीतर से उठी, वो अब आग बनकर धधक रही है। विरोधी धड़ा और पासवान के समर्थक आमने सामने आ गए हैं और सियासत की सीधी लड़ाई सड़क तक आ गई है। पटना में ये हंगामा उस रामविलास पासवान की पार्टी के दफ्तर पर हो रहा है जिसे राजनीति का सबसे बड़ा मौसम वैज्ञानिक माना जाता था। लेकिन उनके बेटे चिराग पासवान घर से ही उठे सियासी तापमान को नहीं भाप पाए और चाचा ने उन्हें अब पार्टी में पूरी तरह से किनारे लगा दिया है। पहले चिराग को संसदीय दल के नेता के पद से हटाया गया और अब उनसे पार्टी अध्यक्ष पद भी छीन लिया गया। एक व्यक्ति एक पद के संविधान का नियम का पालन करते हुए श्री चिराग पासवान जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से आज हटाया जाता है। दल के वरीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरज सिंह उर्फ सूरज भान सिंह, जो पार्टी के सांसद भी रहे हैं, उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया है। चिराग से पार्टी अध्यक्ष का पद छीना गया तो उनके समर्थक इस अपमान को सह नहीं पाए और पटना में एलजेपी दफ्तर के बाहर पहुंचकर हंगामा करने लगे। लोक जनशक्ति पार्टी में मचे बवाल के बाद आज चिराग पासवान के समर्थक जो हैं वो पटना में लोक जनशक्ति पार्टी के दफ्तर में यहाँ अंदर घुस गए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं जो 5 सांसद हैं एलजेपी के, उनकी तस्वीरों को यहाँ पर जो है जलाया जा रहा है। गुस्सा चिराग के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले सभी सांसदों पर फूटा और पार्टी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर में सांसदों के चेहरे पर कालिख पोत दी गई। कार्यकर्ता गुस्से में हैं और चिराग के खिलाफ इस साजिश के पीछे नीतीश कुमार का हाथ बता रहे हैं। जदयू के बहकावे में आकर करके और जदयू ने नीतीश कुमार ने जो काम किया ललन सिंह का साथ लेकर के और पार्टी और परिवार के द्वारा एक बेटा समान जो थे पशुपति के बेटा समान चिराग पासवान, उन पर
पीठ में खंजर और कटप्पा विभीषण भरने का काम किया है। चाचा भतीजा की जंग की स्क्रिप्ट तो उस समय लिखनी शुरू हो गई थी जब रामविलास पासवान ने अपने बेटे चिराग को पार्टी की कमान सौंप दी थी। आग में घी तब पड़ा जब चिराग ने विधानसभा चुनाव में जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। पशुपति पारस इस फैसले से आहत थे तो वहीं जेडीयू घात में थी। मौका मिला तो चाचा ने पार्टी में तख्ता पलट कर दिया। चिराग अपनों से घिरे तो कांग्रेस और आरजेडी इसे बड़े मौके के रूप में देखने लगी और चिराग को साथ आकर लड़ाई लड़ने की पेशकश कर दी। जिस तरह से लोगों ने उनको खंजर भोंका है चिराग पासवान के पीठ में, लोगों का एक ही बात कहना है कि तेजस्वी प्रसाद यादव नौजवान हैं और चिराग पासवान नौजवान हैं। दोनों आदमी कदम से कदम मिलाकर आगे की राजनीति करें। बिहार की राजनीति तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने में मदद करें और वो केंद्र की राजनीति करें। मैं समझता हूँ चिराग पासवान रामविलास पासवान जी की विरासत के उत्तराधिकारी हैं। भले ही उनके एमपी उनसे टूट के चले गए, लेकिन जिन लोगों ने ये साजिश उनके खिलाफ, उनके पार्टी के खिलाफ किया है, ये वक्त का तकाजा है। उन्हें कांग्रेस आरजेडी से हाथ मिलाना चाहिए। पार्टी में अकेले पड़ चुके चिराग पासवान अभी चुप हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो पार्टी में उठे इस घमासान की परतें खोलेंगे। शायद तब ये सामने आ सके कि आखिर एलजेपी में चिराग के तख्ता पलट का असल सूत्रधार कौन है। पटना से रोहित सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। चिराग तले जो अंधेरा है उसको उजाले में कैसे बदलते हैं चिराग पासवान, इस पर रहेगी हमारी नजर। शंखनाद में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो आगे आपको दिखाएंगे हमारी खास पेशकश राम जाने। जरूर देखिएगा, देखते रहिए आज तक।